हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। आज 12th मार्च है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्म्स इंपोर्ट्स के बारे में, फिर उसके बाद MCAS सिस्टम है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज सिरसी सुपारी एंड फाइनली वुड स्नेक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आपको मालूम ही है कि यूपीएससी प्रीलिम 2019 के लिए हमारे टेस्ट क्रैश कोर्स अवेलेबल है एंड इवन HCS का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी हमारा हरियाणा जीके का एंड उसकी टेस्ट सीरीज़ दोनों का कोर्स अवेलेबल है। तो इफ़ यू वांट उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इट इज़ प्राइस्ड एट 1694 सॉरी, एंड ये प्राइस है एक्सक्लूडिंग GST। फॉर मोर डिटेल्स आप courses.stp क्लासेस पर जाकर इसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमारे पास आर्म्स इंपोर्ट है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका कहना है कि इंडिया ड्रॉप टू द सेकंड पोजीशन बिहाइंड सऊदी अरेबिया इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर। तो इंडिया की पोजीशन नंबर 2 हो गई है। अब पहले नंबर का जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है दैट इज़ सऊदी अरेबिया। ठीक है जी, तो थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। इंडिया ऑल्दो पिछले कुछ सालों से नंबर 1 पर ही चल रहा था, सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर इंडिया ही था, लेकिन अब नंबर 2 पर आ गया है। इंडियाज़ इंपोर्ट्स डिक्रीज बाय 24% बिटवीन 2009 से 13 एंड 2014 से 18। तो अगर हम ये वाले जो 5 साल हैं एंड जो हमारे मोदी जी के 5 साल हैं इनको कंपेयर करें तो जो इंडिया के इंपोर्ट्स हैं आर्म्स इंपोर्ट्स वो 24% से डिक्रीज़ हो गए हैं, पार्टली ड्यू टू डिलेज इन डिलीवरीज ऑफ आर्म्स प्रोड्यूस्ड अंडर लाइसेंस फ्रॉम फॉरेन सप्लायर्स। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जैसे हमारे जो रशिया के पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऑर्डर पड़े हैं या फिर जो फ्रांस के पास सबमरीन के ऑर्डर्स हैं वो अभी तक उन्होंने फुलफ़िल नहीं किए हैं। तो इसी वजह से जो सप्लाईज ना होने की वजह से या सप्लायर के डिलेज की वजह से जो इंपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं। अदरवाइज़ हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो उतने ही हैं। इनफैक्ट कि जो अभी प्रेजेंटली हमने S-400 सिस्टम्स की बात चल रही है हमारी रशिया के साथ, या जो रेफाल सिस्टम्स जो रेफाल एयरक्राफ्ट है फ्रॉम फ्रांस, तो अभी उनकी डिलीवरी अगर आएगी तो इट इज़ प्रोजेक्टेड के दोबारा से इंडिया वुड बी ऑन नंबर 1 पोजीशन। एंड इन शार्प कंट्रास्ट अगर हम चाइना को देखें तो चाइना हैज़ बिकम द 6th लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, बट उसी के साथ साथ चाइना वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन चुका है। तो ये भी एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है जो इंडिया के केस में मिसिंग है। एंड इनफैक्ट जैसे अब बात चल रही थी कि जो कावेरी इंजन्स हैं उनको डिसमेंटल करने की बात कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को, पूरे इस मिशन को। एंड इनफैक्ट आज के द हिंदू में इसके ऊपर आर्टिकल भी आया हुआ था। लेकिन अब जो राइटर था उस आर्टिकल का उनका क्या कहना है कि ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है इंडिया को, क्योंकि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं सपोजिटली जो पहले HAL का मारूत एयरक्राफ्ट था वो सिर्फ इसीलिए कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास कोई इंडिजिनसली डिज़ाइन इंजन नहीं था। तो इस चीज़ का अगर हम टोटल लिंक ड्रॉ करें तो क्या होता है कि अगर इंपोर्ट्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन अगर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाना है तो जस्ट लाइक चाइना हमें एक्सपोर्टर भी बनना पड़ेगा। एंड इसीलिए ये जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं इनका चलना ज़रूरी है। तो इन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, स्पेशली कावेरी मिशन, क्योंकि इसको डिसमेंटल करने की बात की जा रही है। ठीक है जी, कमिंग बैक, तो रशिया ने सबसे ज़्यादा इंडियन इंपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट किया है इन 2014 से लेके 18 वाले ये जो 4 साल हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने 5 ईयर्स लिखा था, यहाँ पर दैट इज़ 4 ईयर्स। तो 58% कंट्रीब्यूशन रशिया की है। लेकिन अगर हम 2009 से 2013 के ये 5 साल देखें तो यहाँ पर 76% कंट्रीब्यूशन रशिया की थी। तो रशियन कंट्रीब्यूशन डिक्रीज़ हुई है, लेकिन इजराइल, US, फ्रांस, इन सब की जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फ्रॉम 2014 से 2018। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें थी आर्म्स इंपोर्ट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, GS3 की तरफ चलते हैं। तो MCAS यानी मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम, तो ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि जैसे आपको मालूम होगा इथोपियन जो एयरक्राफ्ट था इट क्रैश्ड एंड काफ़ी सारे लोगों की वहाँ पर मौत हो गई। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में उस एयरक्राफ्ट में ये जो सिस्टम था ये इंस्टॉल था। तो अगर हम बेसिक्स जानें एयरक्राफ्ट के बारे में, तो अगर यहाँ पर मैं इसे एक छोटा सा एयरक्राफ्ट बना दूँ तो कुछ इस तरह का होता है हमारा एयरक्राफ्ट। एंड जब ये एयरक्राफ्ट फ्लाइट मोड में होगा तो कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ इसका जो फेस होगा। एंड इस एंगल को हम बोलते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन बनाएं ऐसे दो, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक। ठीक है जी, तो दिस इज एंगल ऑफ अटैक अल्फा।
अगर नॉर्मल फिनोमिनन हम ऑब्ज़र्व करें तो जितना जितना एंगल ऑफ अटैक बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा जो फ्लाइट या जो उसकी फ़्लाइट है एयरक्राफ्ट की वो और अच्छी ऊपर एल्टीट्यूड वाइज बढ़ती जाएगी। लेकिन एक ऐसा स्वीट पॉइंट आएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा जिसके बाद अगर आप एंगल ऑफ ये जो फ्लाइट है, एंगल ऑफ अटैक है, अगर इसको आप बढ़ाते जाएंगे तो उसके बाद जो उसकी फ़्लाइट की ऑल्टीट्यूड है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये तो कुछ बेसिक्स थे एयरक्राफ्ट के बारे में। एंड जब ये कंडीशन अचीव हो जाएगी, क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर अगर हम जाना स्टार्ट हो जाएंगे तो इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टॉल। ठीक है जी। एंड ये जो सिस्टम है MCAS, ये बेसिकली एक एंटी स्टॉल सिस्टम है। तो इसका काम क्या था कि अगर कुछ ऐसा हो कि जो एयरक्राफ्ट है वो ऑल्टीट्यूड अचीव करने में असक्षम होता दिखे तो ये जो चीज़ है एयरक्राफ्ट की, इट इज़ कॉल्ड नोज़, तो वो उसकी नोज़ को डिप कर देगा एंड दोबारा से जो एयरक्राफ्ट है वो उस नॉर्मल रेंज में आ जाएगा टू मूव अपवर्ड्स। ठीक है जी, तो ये बेसिक्स थे हमारे एयरक्राफ्ट के बारे में। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं जो टेक्स्ट लिखा है। MCAS जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली जो पिच है वो रिड्यूस कर देता है एंड पायलट का कोई इनपुट नहीं पड़ता, तो इसीलिए ये जो पायलट का थोड़ा काम कम कर रहा है। एंड द सिस्टम इज़ कॉन्स्टेंटली फेड फ्रॉम 2 सिंक्रोनाइज्ड विंग लाइक डिवाइसेस कॉल्ड एंगल ऑफ अटैक सेंसर्स। तो जैसे हमने बात की, जो विंग्स के ऊपर 2 सेंसर्स लगे हैं वो बताते हैं कि कब नोज डिप करनी है, तो इस तरह से पूरा ये सिस्टम काम करता है। एंड इफ़ द एंगल ऑफ अटैक सेंसर्स डिटेक्ट द प्लेन इज पिचिंग टू हाई, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी टेल को स्टेबलाइज करके एडजस्ट कर देते हैं एंड दोबारा से प्लेन को उसी लेन में लेकर आ जाते हैं। एंड अगर ये AOA वाले जो एंगल ऑफ अटैक के सेंसर्स हैं वो फॉल्टी या कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा देना स्टार्ट कर जाएं तो हो सकता है कि एयरक्राफ्ट डाइव कर जाए। तो इसी के ऊपर अब काम चल रहा है, जो रिसर्च चल रही है, क्योंकि 2 बैक टू बैक हमारे पास केसेस आ गए। पहला था जो लायन जो एयरक्राफ्ट था वो ऐसे क्रैश हुआ, उसके बाद ये इथोपियन एयरलाइन का दूसरा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। तो ये 5 महीनों में हमारे पास 2 ऐसे केसेस आ गए हैं, तो इसीलिए ये अब थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न बन गया है। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन आए इन सब टर्म्स से रिलेटेड तो नाउ यू नो कि इट इज़ रिलेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सिरसी सुपारी के बारे में बात करते हैं। तो इसको बीटल नट या फिर एरिका नट भी बोला जाता है। एंड ये जो सिरसी सुपारी है ये लेटेस्ट है इन द लिस्ट ऑफ GI टैग्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो इसको जो GI टैग है वो देता कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। तो दोस्तों आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है या ये जो रजिस्ट्रार है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है जी। एंड ये जो सिरसी सुपारी है ये उगती कहाँ है? इन सिरसी, सिद्धापुर एंड येलापुर तालुक्स ऑफ उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। तो कर्नाटका की ये नेटिव है एंड मीडियम साइज, राउंड इन शेप एंड समवट ऐश कलर्ड ये एक हार्ड सीड है। ठीक है जी। एंड दोनों वाइट एंड रेड वेराइटीज़ के लिए ये सूटेबल है। लेकिन फ़र्क क्या है? जो टेस्ट है उसका फ़र्क है फ्रॉम द एरिका नट्स जो दूसरे पार्ट्स में कंट्री के ग्रो किए जाते हैं, इसीलिए इस स्पेशल प्रोडक्ट को हमने GI टैग दिया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वुड स्नेक की बात करते हैं। तो अगेन जैसे हमने कुछ दिन पहले भी एक स्पीशीज़ पढ़ी थी जो दोबारा से हमें मिल गई थी इंडोनेशिया। तो एक तो मुझे आपने वो बताना है, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे एंड हमें भी पता चल जाएगा कि आप कितना सीरियसली पढ़ रहे हैं। तो आपको मुझे वो स्पीशीज़ का नाम बताना है जो इंडोनेशिया में दोबारा से अपीयर हुई थी। एंड अब प्रेजेंटली जो अपीयर हुआ है वो है वुड स्नेक, जो कि 140 ईयर्स बाद देखा गया है इन मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लोकेटेड है तमिलनाडु में। एंड ये इनफैक्ट जो स्नेक है ये एंडेमिक है टू द मेघमलाई फॉरेस्ट एज वेल एज जो पेरियार टाइगर रिजर्व है विच इज़ लोकेटेड इन केरला। तो सबसे पहले जब इसको स्पॉट किया था वो एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर एज वेल एज नेचुरलिस्ट कॉलोनल रिचर्ड हेनरी बेडोम थे। इन 1878 इसको पहली बार स्पॉट किया गया था, लेकिन उसके बाद इट वाज फियर्ड कि ये एक्सटिंक्ट हो गया है, लेकिन अब दोबारा से इट हैज़ रीसर्फेस्ड। एंड मेघमलाई फॉरेस्ट जो है इट इज़ कॉल्ड हाईवेवीज माउंटेन्स एंड ये एक माउंटेन रेंज है जो वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। एंड जो ये फेमस किस लिए है? यहाँ पर कार्डामम प्लांटेशन एज वेल एज टी एस्टेट्स दोनों यहाँ पर मिलते हैं हमें इन
फॉरेस्ट में। एंड जो दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया का नाम आया था, दैट इज़ पेरियार नेशनल पार्क, जो कि एक एलिफेंट रिजर्व भी है एंड टाइगर रिजर्व भी है। तो दो चीज़ों के इसके पास कंजर्वेशन की ज़िम्मा है आई शुड से। एंड इट फॉर्म्स द वाटरशेड ऑफ टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, तो दो इंपॉर्टेंट रिवर्स भी इससे एसोसिएटेड हैं, एक तो पेरियार रिवर है एंड दूसरा है पाम्बा रिवर। ठीक है जी, तो इन दोनों रिवर्स का आपको मुझे सोर्स ऑफ ओरिजिन भी कमेंट्स में बताना है। ठीक है जी, एंड ये हमारे स्नेक की पिक्चर है, आप देख सकते हैं, दिस इज़ द वुड स्नेक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।